दोपहर का समय था और ज्योति अभी अभी अपने 3 साल के बेटे शुभम को दूध पिलाकर अपने बेड पर लेटी ही थी। अभी ज्योति की आंख लगी ही थी कि नीचे से चिल्लाते हुए दुकान का स्टाफ आया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपना छोटू गिर गया, अपना छोटू गिर गया। आवाज़ सुनकर ज्योति झट से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा सासू माँ और जेठानी दोनों आगे बालकनी की तरफ भाग रही थी। ज्योति भी बिना देर किए उसी ओर दौड़ी। बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सब आपस में शौक होकर बातें कर रहे थे, जिसे देखकर ज्योति का मन काफी घबरा गया, क्योंकि अभी 3 साल का शुभम नीचे गया था। ये कहकर कि मैं अपने नीचे दादाजी के पास जा रहा हूँ। नीचे इतने सारे लोगों का जमावड़ा और चहलकदमी देखकर ज्योति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसीलिए वो भागकर सीढ़ियों पर गई और जब उसकी नज़र सबसे नीचे सीढ़ियों पर गई तो जैसे वो 2 पल के लिए बेसुध सी हो गई। नीचे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। नीचे वाली सीढ़ी पर पापा जी, ज्योति के ससुर, खून से लथपथ शुभम को गोद में उठाए खड़े थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ अनर्थ हो गया। पल भर के लिए ज्योति को लगा उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। शुभम को यूं खून से लथपथ देखकर उसके तो प्राण जैसे सूख ही गए और ऊपर से पापा जी का वो स्तब्ध चेहरा किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। ये सब देखकर पल भर के लिए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए सीढ़ियों के नीचे भागी। फिर उसने शुभम को छू कर देखा तो उसकी सांस में सांस आई। ज्योति के हाथों का स्पर्श मानो शुभम के लिए अमृत तुल्य था। शुभम ने भी पल भर के लिए अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। स्थिति काफी गंभीर थी शुभम की, इसीलिए सभी लोग शुभम को लेकर पास के डॉक्टर की ओर भागे। ज्योति भी नंगे पैर लोगों के पीछे जाने लगी, पर सबने उसे वहीं रोक दिया, ये कहकर कि सासू माँ और ससुर जी गए हैं शुभम को लेकर, इसीलिए तुम यहीं रुको। पर उन लोगों के ऐसा कहने पर भी ज्योति खुद को नहीं रोक पाई और ऐसे ही नंगे पैर डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। पर अब तक सभी लोग काफ़ी आगे भी जा चुके थे, क्योंकि ज्योति के लिए ये शहर बिल्कुल नया था। अभी मुश्किल से 4 साल हुए थे शादी को, इसीलिए अकेले जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे आसपास की कोई जानकारी भी नहीं थी और ऐसे में वो जाती भी तो उसे मुश्किल होता ढूंढना। इसीलिए ज्योति बेचैन मन से वापस घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते अपनी जेठानी को बोली, दीदी मुझे भी जाना है शुभम के पास, कैसे भी करके मुझे जाना है। अभी वो रो ही रही थी कि दुकान का स्टाफ आया और बोला, नज़दीक के सारे डॉक्टर ने शुभम का इलाज करने से मना कर दिया, उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने को कहा गया। इसीलिए ज्योति की सासू माँ और ससुर जी रिक्शा से शुभम को सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी जेठानी की नज़र उस ऑटो रिक्शा पर गई जिस पर शुभम को उसके साथ ससुर ले जा रहे थे। जेठानी तुरंत उन्हें रुकने का इशारा की ताकि ज्योति शुभम के साथ ही रहे। भागती दौड़ती ज्योति रिक्शा के पास गई और अपने लाल को, जो खून से लथपथ था, उसे झट से गोद में ले ली और अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही शुभम को अपनी माँ के स्पर्श का एहसास हुआ, वैसे ही वो अपनी माँ के सीने से चिपक गया और फिर अपनी तोतली सी आवाज़ में ज्योति से कहता है, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना मम्मा। ऐसा बोलकर शुभम आंख बंद कर लेता है। इतना सुनते ही ज्योति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। फिर हाँ मेरा बच्चा कहकर शुभम को सीने से लगा लेती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे शुभम की हालत गंभीर होती जा रही थी। सिर में चोट लगी थी, चेहरे के आधे भाग चोट की वजह से सूज गए थे। आंखों में चोट लगने से एक आंख पूरी तरह से बंद हो गई थी।
होठ पूरे कट गए थे और ऊपर से उसका ऐसा कहना मानो ज्योति के लिए एक विपरीत कठिन समय था। शुभम को देख देख कर ज्योति का मन काफी घबरा रहा था। पूरे रास्ते वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद कर रही थी। बार बार भगवान से शुभम की लंबी उम्र की दुआ कर रही थी। सरकारी हॉस्पिटल भी घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था, इससे पहले कि कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी शुभम को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। वो बार बार लगातार खून की उल्टियाँ करने लगा था। खून की उल्टियाँ इतनी ज़्यादा थी कि ज्योति की साड़ी पूरी खून से लथपथ हो चुकी थी। अब तक शुभम की हालत काफ़ी नाजुक होते जा रही थी। वो बार बार भगवान से शुभम के जीवन की दुआ मांग रही थी। शुभम की गंभीर हालत को देखकर ज्योति काफ़ी डरी हुई थी, पर उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि शुभम को कुछ नहीं होगा। खैर आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे। इमरजेंसी बोर्ड के बारे में पूछा तो कोई इधर बोल रहा था, कोई उधर। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद इमरजेंसी बोर्ड मिला। ज्योति शुभम को लेकर इमरजेंसी बोर्ड में ले गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर आया, फिर आईसीयू में ले जाया गया। शुभम को थोड़ा बहुत देखा और बोला, बच्चे वाले बोर्ड में ले जाओ। शुभम अभी भी खून की उल्टियाँ कर ही रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर बोला वैसे वैसे ज्योति करती गई। बच्चा वार्ड दूर था और टाइम भी कम। ज्योति भागती भागती शुभम को गोद में ले जा रही थी। तभी ज्योति की सासू माँ आवाज़ देती है और कहती है, रुको ज्योति। ज्योति को लगा शायद सासू माँ पीछे चल रही है, इसीलिए रुकने को बोला होगा, या फिर शुभम को गोद में लेकर उन्हें चलना होगा, क्योंकि ज्योति अब तक भाग भाग कर काफ़ी थक गई थी। बस यही सोचकर ज्योति थोड़ा रुक गई। पर जब सासू माँ नज़दीक आई तो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। भला कोई ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा कैसे बोल सकता है? वो तो सुनकर स्तब्ध थी। जब उसकी सासू माँ ने ये कहा, देखा फल मिल गया ना, भगवान ने दिखा दिया ना, और करो। ऐसे शब्द जिसकी कल्पना भी नहीं की थी ज्योति ने, वो उस परिस्थिति में जब उसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, वो भी उसकी दादी के मुंह से। वो तो भौचक के रह गई। पर ये वक्त नहीं था ऐसे कड़वे वचनों के सवाल का जवाब के लिए। इसीलिए आंखों में आंसू लेकर फिर से ज्योति तेज कदमों से चलने लगी, क्योंकि उसे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाना था, जो जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। एक तो ज्योति फिर से प्रेग्नेंट थी, 3 महीने का बच्चा पेट में भी पल रहा था, और ऐसी अवस्था में भी वो बिना कुछ सोचे समझे शुभम को लेकर भाग रही थी, और शुभम बीच बीच में उल्टियाँ भी कर ही रहा था। सास की बातों को ज्योति नज़रअंदाज कर तो देती है, पर उन बातों से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। कोई दादी ऐसा कैसे बोल सकती है अपने पोते के लिए, वो तब जब बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। अगले पल क्या होगा किसी को भी जरा सा भी आभास नहीं था। फिर भी ज्योति की सास अपनी ओछी हरकत से करने से चूकी नहीं। पता नहीं ये कैसी सोच थी उनकी अपने घर के चिराग के बारे में। धिक्कार है ऐसी दादी पर जो कुल के दीपक को ही बुझाने के बारे में सोच रही थी। तभी तो ऐसे उल्टे शब्द निकले थे उनके मुंह से। पर ज्योति अडिग थी अपने बच्चे को लिए। यदि उसे उस समय कहा जाए मौत से लड़ने को, तो वो मौत से भी लड़ जाती। एक माँ अपने बच्चे की खातिर क्या नहीं कर जाती, ये कौन नहीं जानता। खैर ज्योति को अभी ऐसी विषम परिस्थिति में सास की बातों में उलझना ठीक नहीं लगा, क्योंकि जब वक्त खराब हो तो हर किसी की जली कटनी सुनना ही पड़ता है, और ऊपर से जब आप ससुराल में है तब और वो भी सास की बातें। सास की बातों को दरकिनार करते हुए ज्योति हाँफती हुई बच्चे बोर्ड में पहुंची। शुभम को लेकर सीधा आईसीयू में गई और आईसीयू बेड पर लिटाया।
डॉक्टर भी शुभम की अवस्था को देखकर परेशान हो गए। इतना छोटा बच्चा आखिर 2 मंजिल से नीचे गिरा तो गिरा कैसे? खैर अभी सवाल करने का वक्त नहीं था, इसीलिए डॉक्टर फटाफट शुभम की जांच पड़ताल करने लगे। उसके बाद तुरंत शुभम को सीटी स्कैन के लिए भेजा गया ताकि उसके अंदर के जख्म का पता लगाया जा सके। उसके बाद सलाइन की बोतल में दवा डालकर चढ़ाया गया, फिर और सारे टेस्ट किए गए। इन सब के दौरान ज्योति और उसके सास ससुर को आईसीयू के बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। आईसीयू के बाहर खड़े खड़े ज्योति का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। मन में अजीबोगरीब सवाल उठ रहे थे, पर फिर भी ज्योति लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी अपने बच्चे के जीवन के लिए, उसके सुरक्षित रहने की। करीब 2-3 घंटे बाद शुभम को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। वो अभी भी बेहोश था। डॉक्टर ने कहा अभी खतरे से बाहर है, कुछ घंटों बाद शुभम को होश आ जाएगा। डॉक्टर के ये सब सुनने के बाद ज्योति खुद को रोक ना पाई और खुशी से रोते हुए जमीन पर बैठ गई और दिल से अपने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। ऐसे तो खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, जब तक शुभम फिर से हंसने बोलने ना लग जाए। पर एक भरोसा जरूर हो गया था कि शुभम अब ठीक हो जाएगा। हाँ, वक्त जरूर लगेगा, पर उसका बेटा उसकी नज़रों के सामने रहेगा। बस इसी उथल पुथल में कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। दोपहर से रात 10 बजे तक ज्योति के तो जैसे प्राण ही सूखे हुए थे। इस दौरान उसने एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। उसकी तो जैसे भूख प्यास ही मिट चुकी थी। अपने बेटे शुभम की गंभीर हालत देखकर तो वो भूल ही गई थी कि उसकी कोख में एक और संतान पल रही है। इसीलिए थोड़ा सा पानी पीकर ज्योति वहीं शुभम के बगल में बिस्तर पर किनारे लेट गई। रात के करीब 3-4 बजे शुभम को होश आया। होश आते ही शुभम ने धीमी आवाज में कहा, माँ मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। शुभम को गिरे 14 से 15 घंटे से ज़्यादा हो गया था। बच्चा इतने घंटों से भूखा ही था। गिरने से पहले थोड़ा सा दूध पिया था बस। हॉस्पिटल में दूध का कोई इंतजाम नहीं था, इसीलिए ज्योति वहीं पास में सोई सासू माँ को उठाया और सासू माँ से बोली, माँ जी शुभम को भूख लगी है तो आप भैया यानी शुभम के बड़े पापा जो रात को वहीं हॉस्पिटल में रुक गए थे ताकि कोई ज़रूरत हो तो वो देख लेंगे, को उठाकर बोलिए बाहर से दूध लाने, क्योंकि शुभम को बहुत जोरों की भूख लगी है और वैसे भी सुबह भी हो गई है तो अगल बगल में दूध वाले भी होंगे। ज्योति के इतना बोलते ही सासू माँ गुस्से में बोली, केशव नहीं जाएगा। केशव ज्योति के जेठ जी का नाम था। वो रात भर सोया भी नहीं है, इसीलिए उसे हम नहीं उठाएंगे। बच्चा थक कर सोया है और तुम उसकी नींद में दखल डालने को बोल रही हो, हम नहीं उठाएंगे। सासू माँ के शब्द सुनकर ज्योति फिर से अचंभित रह गई, क्योंकि जेठ जी कोई बच्चे नहीं थे जिसे नींद से जगाया ना जा सके। और तो और हॉस्पिटल में मर्दों को इसीलिए तो रखा जाता है कि वक्त बेवक्त वो दौड़ भाग कर सके। खैर सास के मुंह से ये सुनने के बाद ज्योति सास को फिर बोली, माँ जी भैया नहीं जाएंगे तो आप ही चले जाइए, पास में तो है, कहीं ना कहीं दूध मिल ही जाएगा। ज्योति के ऐसा बोलते ही सासू माँ चिढ़कर कहती है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सोने दो। ऐसा कहकर वो मुंह घुमाकर लेट गई। पर ज्योति को अभी भी लग रहा था कैसे भी दूध का इंतजाम हो जाए ताकि उसका बच्चा भूख से ना तड़फे। वैसे भी ऐसी अवस्था में कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती, और ऊपर से शुभम अभी अभी होश में आया था। इसीलिए ज्योति ने कुछ सोचा, फिर सासू माँ को बोली, यदि आप नहीं जाना चाहती और भैया को भी आप नहीं उठाना चाहती हैं तो मैं खुद जाकर भैया को उठा देती हूँ। ज्योति के जेठ जी को वही थोड़ी दूर पर वेटिंग रूम में सो रहे थे।
ज्योति के मुंह से ऐसा सुनते ही सासू माँ पर रहा नहीं गया और वो ज्योति को धमकी भरे लहजे में कहती है, देखो ज्योति, तुमको जाना है दूध लेने तो तुम जाओ, लेकिन तुम यदि केशव को उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं और हमसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही हमें जाना है, तुम्हें जाना है जाओ। ऐसा कहकर मुंह घुमाकर सासू माँ सो गई। सासू माँ का ऐसा सौतेला व्यवहार देखकर ज्योति को बहुत दुख हो रहा था और अफसोस भी हो रहा था कि काश वो यहाँ आई ही नहीं होती तो आज उसके बच्चे के साथ ये सब नहीं होता। दरअसल ज्योति अपने पति के साथ कानपुर में रहती थी, पर दूर दूर कर भी ज्योति की सास अपने बेटे को अपने बस में करके रखती। बार बार कानपुर जाकर भी ज्योति की सास छोटी मोटी बात पर ज्योति को उसके पति से पिटवाया करती थी। उनकी वजह से आए दिन ज्योति और उसके पति में झगड़े होते रहते थे। हर छोटी छोटी बात पर सास अपने बेटे को कहकर ज्योति को डांट लगाती थी। ज्योति हालात की मारी थी, इसीलिए चुपचाप सहती चली गई। इसी बीच ज्योति और उसके पति जतिन के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई और ज्योति को जतिन अपने माता पिता के पास छोड़ गया। शुभम के गिरने के पीछे भी ज्योति की सासू माँ का ही हाथ था, क्योंकि बालकनी में वो हमेशा कुर्सी लगा कर बैठती थी और दूसरी कुर्सी पर शुभम को खड़ा करती थी, जो अभी महज 3 साल का था। ज्योति सासू माँ को बार बार समझाती कि शुभम को यूं खड़ा मत कीजिए, वो अभी छोटा है, किसी दिन यदि आप नहीं रही तो वो आकर चढ़ जाएगा और यहाँ से नीचे झांकेगा। पर उसकी सासू माँ ज्योति की एक नहीं सुनी और जिस बात का डर था वही हुआ। खैर ज्योति का दिल माँ का था तो कैसे मानता। वो हिम्मत करके हाथ में दूध का डब्बा लिया और हॉस्पिटल के बाहर निकली। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अभी हल्की हल्की रोशनी ही हुई थी, फिर भी हिम्मत करके ज्योति वहीं खड़ा एक IRPF का जवान जो ड्यूटी पर था उससे पूछा, भैया ये दूध का तबीला कहाँ पर है? ड्यूटी पर तैनात जवान बोला, यहीं 20 कदम पर है, आप यहाँ से सीधा चले जाओ। ज्योति धन्यवाद कहकर 7-8 कदम चली ही होगी कि उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उस एहसास से वो थोड़ी घबरा गई क्योंकि चारों तरफ अभी भी काफ़ी सन्नाटा था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे ज्योति अपने कदम वापस हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। भागते हुए आई तो थोड़ा सांस में सांस आई। तब ज्योति अभी जवान थी, ज़्यादा दिन शादी को भी नहीं हुए थे। मन ही मन ज्योति सोच रही थी, आज वो बच गई, नहीं तो भगवान जाने क्या होता। शायद उसे आज इज्जत से भी हाथ धोना पड़ता। पर ऊपर वाला भी सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देता। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ये आज भगवान ने साबित कर दिया था। ज्योति ने तहे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और लौटकर शुभम के पास आ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी घर से आ गए दूध लेकर, फिर शुभम को भी बोतल में दिया। तब जाकर ज्योति को सुकून मिला। शुभम को दूध देने के बाद वो मन ही मन सोच रही थी कि काश आज उसका पति यहाँ उसके पास होता तो यूँ शुभम को दूध के लिए तड़पना नहीं पड़ता। ज्योति के ससुर जी को कहीं से जब ये बात पता चली कि वो सुबह दूध लेने बाहर गई थी तो उन्होंने बहुत डांटा, ज्योति को भी और सासू माँ को भी और जेठ जी को भी। उन्होंने बोला, बहू आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, कुछ हो जाता तो यहाँ केशव था, उसको कहना चाहिए था, आदमी के रहते हुए आप क्यों बाहर गई? अरे रात बिरात इसीलिए तो मर्दों को रखा जाता है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई। वो ऐसे ही निकल गई, पर ससुर जी को कहाँ पता था रात की सच्चाई। उन्हें पता भी नहीं थी कि सासू माँ ही तो है इन सब के पीछे। वो ही तो नहीं चाहती कि उनका बेटा जाए। ज्योति चाहती तो ससुर जी को सच्चाई बता सकती थी और सास को डांट खिला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर चुपचाप सुन लिया और मौन हो गई, क्योंकि उसे अभी कोई तमाशा नहीं करना था। उसे तो फिक्र थी तो अपने जिगर के टुकड़े की,
बस इसीलिए शांत मन से शुभम के ठीक होने का इंतजार करने लगी। शुभम करीब 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। जख्म ठीक होने के बाद ही घर वापस आया। वैसे शुभम का जख्म भले ही ठीक हो गया था, पर आंख और माथे पर अभी भी निशान थे, जो आज भी हल्का हल्का पता चलता है। क्यों सास अपनी बहू को समझना नहीं चाहती? क्यों सास को बहू हर बार गलत लगती है? क्यों उन्हें लगता है कि सारी गलती सिर्फ बहू की होती है? क्यों बार बार बहू को ताना मारा जाता है? क्या रिश्ते सिर्फ एक तरफ से ही बनते हैं? जिस प्रकार ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही रिश्ते एक तरफ से नहीं जुड़ते। ज्योति के पति को जब यह मालूम हुआ तो वह सब काम छोड़कर वापस घर आ गया। जतिन ने भी आते ही ज्योति को सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि घर के अंदर आने से पहले ही ज्योति की सासू मां में जतिन के कान भर दिए थे। अब शुभम ठीक हो चुका था तो ज्योति को भी अब चुप नहीं रहना था। ज्योति ने हॉस्पिटल की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अपनी सासू माँ की और जतिन को, पूरे परिवार को वह सब बातें सुना दी। ज्योति रिकॉर्डिंग सुनाना तो नहीं चाहती थी, पर अपने बच्चों के लिए उसे सब सुनाना पड़ा। जो शुभम के साथ हुआ वह उसके होने वाले बच्चे के साथ भी हो सकता है। यह सोचकर ज्योति ने सासू माँ की सारी बातें जो रिकॉर्ड की थी पूरे परिवार के सामने सुनाई तो सभी अचंभित हो गए और जतिन ज्योति और शुभम को लेकर वापस चला गया। आप सब बताइए, क्या ज्योति ने सही किया? धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए आए हो तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।